सभी भाइयों और बहनों को सादर प्रणाम। आज आधुनिक इतिहास का 8वां अध्याय या हम कहें 8वां एपिसोड। गांधी जी की एंट्री हो चुकी है। गांधी जी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। बहुत ही सफल आंदोलन चला चुके हैं, नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में एक बहुत बड़ी टिप्पणी उन पर हुई, आलोचना होती है उनकी खिलाफत मुद्दे को लेकर, और काफी हद तक वो आलोचना सही भी है, काफी हद तक। तो खलीफा जो था, मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं अंतिम पैगंबर हूं, मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं होगा। और मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की, और इस्लाम धर्म और इस्लामिक भाईचारे की सुरक्षा के लिए इस्लामिक राज्य की भी स्थापना की। तो मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की, मोहम्मद साहब ने इस्लामिक भाईचारे की स्थापना की, और फिर दोनों की रक्षा के लिए इस्लामिक राज्य। तो राज्य जो है वो धर्म से नीचे है। इस्लाम में जो सर्वोपरि है वह है धर्म, और धर्म के साथ है भाईचारा, इस्लामिक भाईचारा, और स्टेट है सेकेंडरी, क्योंकि स्टेट बाद में पैदा हुआ। और मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं अंतिम पैगंबर, मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं होगा। तो ये हुआ कि साहब आपके बाद फिर इस धर्म और भाईचारे को संभालेगा कौन? तो उनके बाद एक परंपरा पैदा हुई जिसको कहा गया खलीफा, खिलाफत। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय टर्की खिलाफत की सीट थी, और ब्रिटेन ने टर्की के बड़े सारे इलाके ले लिए। कैलिफ के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, तो उससे पूरी दुनिया के मुसलमान आहत हुए। हिंदुस्तान के कुछ ज्यादा ही आहत हुए। तो अली बंधु थे, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली, और इन दोनों ने 1919 में खिलाफत कमेटी गठित की, और उसका पहला अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में, और गांधी जी को वहां एज अ गेस्ट के रूप में उन लोगों ने बुलाया। तो गांधी जी खिलाफत अधिवेशन उसमें गए, खिलाफत कन्वेंशन में, और वहां पे गांधी जी ने कहा कि जब भी असहयोग आंदोलन शुरू होगा तो खिलाफत भी उसका मुद्दा होगा। इस बात का कई लोगों ने विरोध किया, मोहम्मद अली जिन्ना तक ने विरोध किया। ये सबसे बड़ी बात थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात का विरोध किया कि गांधी जी, जो मुद्दा हमारे राष्ट्र से जुड़ा नहीं है, हम उसको क्यों ध्यान दें? हमारे घर में आग लगी, पहले अपने घर के आग बुझाएं। तो उसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि एक तो ये मुद्दा हमारे देश का नहीं है, इसलिए हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और दूसरा उन्होंने कहा कि धर्म को राजनीति से जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, इससे हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ेगा। अब ये स्टेप तो गलत था, खिलाफत को असहयोग का मुद्दा बनाना, लेकिन उद्देश्य अच्छा था। उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम भाईचारा। और अगर वो भाईचारा बन जाता तो शायद गांधी जी की फिर आलोचना ही नहीं होती। लेकिन जब आप कोई काम करने चलते हैं, जैसे आप आईएएस की तैयारी करते हैं, तो अगर आप सफल हो गए फिर तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर आप असफल हो गए तब आपकी आलोचना होगी। गांधी जी का कदम उचित नहीं था, उद्देश्य अच्छा था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। लेकिन हिंदू मुस्लिम यूनिटी के चक्कर में हम कभी कभी अपना बड़ा नुकसान करते हैं। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, मुस्लिम अपीजमेंट नहीं, जो कि इस देश में काफी लंबे समय तक चलता रहा, अपीजमेंट नहीं। अब जैसे 4000 मजदूर, 20,000 मजदूर आनंद विहार में इकट्ठा हुए, मैंने चौथी या पांचवी वीडियो में उसकी आलोचना की। कल निजामुद्दीन का मरकज की मैंने आलोचना की, मेरे बड़े सारे मुस्लिम भाई नाराज हो गए कि आपने जो है नाराज, तुम्हारे नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपीजमेंट नहीं होगी। जो गलत है वो गलत है। आज सुबह मैं फेसबुक देख रहा था तो पता चला कि कहीं ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही थी, वहां 300 लोग इकट्ठा थे, मैंने उसका भी विरोध किया। मेरी प्रॉब्लम ये है, मुझसे लोग इसलिए नाराज हो जाते हैं क्योंकि मैं गलत को गलत और सही को सही कहूंगा। अब गलत कोई भी हो सकता है, हिंदू भी गलत हो सकते हैं। आज पता चला मजनू के टीले के गुरुद्वारे में 400 सिख वहां इकट्ठा थे, वो भी गलत है।
सवाल सर हिंदू मुसलमान का नहीं है, पर अपीजमेंट नहीं होगी। दुनिया की सबसे गंदी चीज है अपीजमेंट। आप बोलिए सामने वाले को कि साहब यहां पर आप गलत हैं, जो गलत है वो गलत है। मधुबनी में आज पुलिस पार्टी गई कहीं किसी मस्जिद में लोगों को मना करने, पुलिस पार्टी पे फायरिंग हो गई, गलत है। अपीजमेंट नहीं हो सकती किसी भी समुदाय की। अपीजमेंट गलत चीज है कि हम आपकी तारीफ करेंगे, आप हमसे खुश रहेंगे, मत रहिए, मत रहिए। गांधी जी का कदम उचित नहीं था, लेकिन उद्देश्य अच्छा था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। लेकिन आलोचना इसलिए होती क्योंकि उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। खैर, कल मैंने आपसे कहा कि असहयोग आंदोलन 2 साल तक चलता रहा और गांधी जी को अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में इस बात का अनुभव हो चुका था, व्यक्तिगत अनुभव, कि आम आदमी हमेशा नहीं लड़ सकता। कॉमन मैन कैन नॉट फाइट फॉर एवर। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला सीखा था उन्होंने अहमदाबाद में। संघर्ष विराम संघर्ष, स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल। उन्हें आंदोलन को रोकना था, उसको रोकने के लिए मुद्दा चाहिए था। अंग्रेजों को भी आंदोलन को रोकना था, उनको भी मुद्दा दोनों को चाहिए था और मुद्दा मिल गया। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा। अब इस मुद्दे की असलियत यह है कि वहां पे एक रिटायर्ड फौजी भाई थे, भगवान दीन अहीर। उन्होंने लोकल मुद्दों को उठाया, जैसे जरूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाने का मुद्दा उठाया, शराब का मुद्दा उठाया, और उसी को लेकर वो धरने पर बैठ गए। जब धरने पर बैठे तो पुलिस वालों ने उठाकर उनको पीटा और प्रदर्शनकारियों को पीटा। बस इसी बात पर थाने पर हमला हुआ और 22 पुलिस वालों के साथ पुलिस थाने को जला दिया, और ये था पर हमला। प्रिंस ऑफ वेल्स जब आए तो मुंबई में तब भी हिंसा हुई, पर वो 2 समुदायों के बीच दंगा था, वो स्टेट पर हमला नहीं था। यहां 22 पुलिस वालों को जलाना पुलिस स्टेशन के साथ, ये स्टेट पे हमला था। जैसे बाबा रामदेव 9 अगस्त 2010, 8 या 9, तो जब बाबा रामदेव को ऑर्डर दिया गया कि 12 बजे रात को आप रामलीला ग्राउंड छोड़ दें, तो बाबा को छोड़ना चाहिए था, क्योंकि बाबा सरकार से बड़े नहीं हैं। इस देश में कोई भी व्यक्ति, वो चाहे बाबा हो, चाहे मौलाना हो, चाहे पादरी हो, वो सरकार और संविधान से बड़ा नहीं है, और उसकी गरिमा उसके हाथ में है। अगर वो सरकार और संविधान का उल्लंघन करने का प्रयास करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा, और इसको लेकर किसी भी समुदाय को दुखी नहीं होना चाहिए। मेरे बड़े सारे मुसलमान भाई में बड़ा दुखी रहा कल, बड़े इंटेलेक्चुअल मुसलमान भाई, अरे 50 हिंदू तो वहां भी इकट्ठा हो गए थे। अरे यार, अब हमें तुम्हारी चिंता है। जैसे हम बचपन में क्लास 8 में फेल हो गए थे 6 मंथ वाले एग्जाम में, तो हम घर पे आए तो हमने कहा कि विनोद भी फेल हो गए और रवि भी फेल हो गए। तो मेरी माँ ने बहुत मारा मुझे, कहा पूछो क्यों मारा? मैंने कहा क्यों? कहा तुमने फेलियरों को क्यों देखा। मैं बड़ा अजीब से सोचता हूँ कि ये मेरे मुसलमान भाई इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं, ये नहीं कि हाँ यार गलती हो गई, हमें अपने लोगों को समझाना है कि भैया गलत मत करो। नहीं, यहाँ भी इकट्ठा हुआ था, गुड्डू भैया खा रहे हैं 50 लोग। दूसरे की बुराई थोड़ी देखनी है यार, अपनी अपनी चीजों को बचाना, अपनी अपनी जिंदगियों को बचाना। ये क्रांति, नौजवान क्रांति, ये आप नौजवानों की वजह से ही चल रही है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने सभी भाइयों का जो अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं और वीडियो बना रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और कोरोना से खतरा नहीं है सर, खतरा है कोरोना के फैलने से। इतने आईसीयू नहीं है हमारे पास। 10 लाख से अगर पेशेंट ज्यादा हो गए ना तो हम नहीं बचा पाएंगे।
गाजर मूली की तरह काट दिए जाएंगे, लोग खत्म हो जाएंगे। इसलिए सरकार परेशान है। और जब लोग मर के बिखर जाएंगे तब आप फिर सरकार पे कूद पड़ेंगे कि इतने लोग मर गए, कोई बचाने वाला ही नहीं था। तो चौरी चौरा की घटना घटी, और जैसे ही घटना घटी गांधी जी ने कहा कि मैं आई हैव नो फेथ इन वायलेंस, और गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया। गांधी जी ने जब आंदोलन को रोका तो गांधी जी के कुछ मित्र गांधी जी से नाराज हुए। सुभाष चंद्र बोस जी नाराज हुए। 1920 में उन्होंने आईसीएस क्वालिफाई किया। 1921 में उन्होंने रिजाइन किया। बड़ी महान हस्ती रहे। मैं आगे के जब आगे के कहानी में उनका आएगा एपिसोड तो मैं उनके ऊपर चर्चा करूंगा। बड़ी महान हस्ती रहे, बहुत महान हस्ती रहे, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे ये सारे लोग। तो उनको बड़ी दुख हुआ, उन्होंने बड़ा अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा नेशनल कैलेमिटी, उन्होंने इस वर्ड को यूज किया, नेशनल कैलेमिटी, राष्ट्रीय आपदा। अब लक्ष्मण राम के साथ रहते हैं, दोनों भाई हैं सगे, लेकिन दोनों के अप्रोच में फर्क है। कृष्ण और बलराम भाई हैं, लेकिन दोनों के अप्रोच में फर्क है। यही तो मालिक का करिश्मा है कि वो सबको समझ एक जैसी नहीं देता। कभी कभी आप कुछ निर्णय लेते हो किसी पर्सपेक्टिव में, और आपके अगल बगल के लोग बहुत नाराज होते हैं कि ये तुमने क्या किया, लेकिन जब उसका परिणाम आता है तो वही लोग बड़े खुश होते हैं। गांधी जी का बहुत सारे लोग गांधी जी की बात को समझ नहीं पाए। मेरे बड़े सारे मित्र कहते हैं कि भारत को 1920 में ही आजादी मिल जाती। अरे यार, 1922 में हिंदुस्तान के लोगों को पता नहीं था कि स्वराज का मतलब क्या होता है, और तुम आजादी की बात कर रहे हो। खैर, गांधी जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और उन्हें 6 साल की सजा हुई। 1922 में उन्हें 6 साल की सजा हुई, यानी उनकी रिहाई होनी थी 1928 में। अब लीडर सभी लोग बनना चाहते हैं, लेकिन लीडर की जो व्यक्तित्व है वो बड़ा महान सा व्यक्तित्व होता है। महान का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति सभी विचारधारा को समान रूप से साथ में लेकर चले। जैसे 4 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक एनलाइटेंड व्यक्ति होता है, बुद्ध की तरह। उसको गलत और सही, वो गलत और सही पे ध्यान नहीं देता। उसके लिए ना कोई व्यक्ति गलत है ना कोई व्यक्ति सही। उसके लिए व्यक्ति या तो ज्ञानी है या अज्ञानी। ऐसे लोग जिनके लिए दुनिया में सिर्फ 2 ही तरह के लोग हैं, ज्ञानी या अज्ञानी, वो एनलाइटेंड है। इंटेलेक्चुअल जो है वो कहते हैं कि मैं भी सही हूं, आप गलत नहीं हो सकते हैं लेकिन मैं भी सही हूं। ये इंटेलेक्चुअल्स है। आम आदमी डिलेमा में है। आम आदमी मतलब वो व्यक्ति जो डिलेमा में है कि पता नहीं भैया सही है कि गलत है, अब मोदी जी की नहीं तो अच्छे की। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि मुझे किसी पार्टी विशेष से, किसी नेता विशेष से कुछ लेना देना नहीं। मेरा देश संकट में है, मेरे लोग संकट में है, और संकट की घड़ी में हमें सरकार का और प्रधानमंत्री का समर्थन करना है। किसी भी कीमत पर इस देश को, लोगों को बचाना है। नहीं तो हमारा योगदान क्या रहेगा इस देश में? नेता, और उसके बाद एक आते हैं जाहिल। सबसे लास्ट कैटेगरी, चौथी कैटेगरी जाहिल, जो कहते हैं मैं ही सही हूं। 4 लोग हैं, आप इन चारों को इसी आधार पर पहचान सकते हैं। इंटेलेक्चुअल कहेगा कि मैं भी सही हूं, मैं भी, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, पर मैं भी सही हूं। आम आदमी संदेह में है, पता नहीं भैया सही है कि नहीं। और जाहिल कहता है कि मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत है। यहां कोई व्यक्ति आपको मिले ये कहता हुआ है कि मैं ही सही हूं, समझ लेना खत्म है ये। एनलाइटेंड आदमी कहता है कि नहीं नहीं, कोई ना तो सही है ना कोई गलत है, या तो आदमी ज्ञानी है या अज्ञानी है, बस।
नहीं था। और जैसे ही नेतृत्व अलग होता है वैसे चेलों में लड़ाई शुरू हो जाती, हमेशा हुआ। बुद्ध गए, बुद्धिज्म बट गया, हीनयान महायान। महावीर गए, जैनिज्म बट गया, श्वेतंबर दिगंबर। मोहम्मद गए, इस्लाम मुसलमान बट गए, शिया सुन्नी। जैसे ही नेता जाएगा बाहर वैसे ही चेलों में झगड़ा होगा। गांधी के साथ भी यही हुआ। जैसे ही गांधी जी जेल में गए, कांग्रेस के लोग डिवाइड हो गए दो गुट में, स्वराजी और गांधीवादी। स्वराजी गुट के नेता थे मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास, और ये कह रहे थे दोनों, ये गुट कह रहा था कि हम विधायिका में जाएंगे 1929 के अधिनियम के बाद, कि हम लेजिस्लेचर में जाएंगे और सरकार को मनमानी नहीं करने देंगे। अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम सरकार का विरोध करेंगे। तो दूसरा गुट था गांधीवादी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला गुट। उसने कहा नहीं, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, हम रचनात्मक कार्यक्रम करेंगे, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स, हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे, राष्ट्रीय शिक्षा को, हम उनकी पॉवर्टी पर ध्यान देंगे, हम सामाजिक बुराइयों के खिलाफ उनको जागरूक करेंगे और हम उन्हें अगले आंदोलन के लिए तैयार करेंगे। ये दो गुट बट गए। और गांधीवादी गुट ने कहा कि जब भी जो भी सत्ता में जाएगा उसे सरकार का साथ देना ही पड़ेगा। अब ये दो गुट अलग अलग हो गए। सी.आर. दास ने तो ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी नाम ही दे दिया विद इन द कांग्रेस। गांधी जी को ये बातें जेल में सुनाई पड़ रही थी कि तो कांग्रेस वाले आपस में लड़ रहे हैं, और उन्हें डर लगा कि कहीं कांग्रेस में 1907 की घटना न घट जाए, कांग्रेस फिर से टूट न जाए। अब देखिए गांधी जी की महानता। अब यही बोलते हैं व्यक्तित्व, यही बोलते हैं विजन, यही बोलते हैं समझदारी। तोड़ना बहादुरी नहीं है सर, जोड़ना बहादुरी है। ये बिल्डिंग जिसमें मैं बैठा हूं इसको बनने में 10 साल लगा। 2008 में मैं इसे देखने आया था, 2018 में इसमें पोजीशन मिला। 10 साल, लेकिन इसको डायनामाइट लगा के 10 मिनट में उड़ाया जा सकता है। इस दुनिया में उपलब्धि है क्रिएशन, क्रिएट करना, बनाना, जोड़ना, ये महानता है, तोड़ना महानता नहीं है। मैं कभी किसी के खिलाफ, मेरे एक मित्र हैं वो कल मुझसे बड़े नाराज हुए, बोले गुड बाय, मैं आपसे फिर कभी बात नहीं करूंगा। मैंने भी कहा कोई बात नहीं, गुड बाय, कोई बात नहीं। मैंने कहा आप मेरी तरफ से तो देख ही नहीं रहे हो, हमारा दुश्मन है, हमारे खिलाफ कुछ भी साजिश कर सकता है। इस देश के लोग इनोसेंट हैं। मैं ये कह रहा हूं अपने देश के लोगों के तो कि तुम इस पर्सपेक्टिव से भी सोचो, ऐसा भी हो सकता है। जोड़ना महानता है, जोड़ना, तोड़ना महानता नहीं है। गांधी जी जेल में थे, उन्हें पता चला कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो पार्टी टूट जाएगी। तो गांधी जी ने जेल में स्वराजियों के खिलाफ वक्तव्य देना शुरू कर दिया कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा मैं उसे कांग्रेस में रहने नहीं दूंगा। अंग्रेजी ने कहा यार बहुत अच्छा बोल रहे हो तुम तो, और जब तुम्हारी यही मंशा है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा तुम उसको कांग्रेस में रहने नहीं दोगे, तो तुम अंदर क्या कर रहे हो, बाहर निकलो। अब गांधी जी की रिहाई कब होनी थी? 1928 में, लेकिन अंग्रेजों ने स्वास्थ्य के आधार पर 1924 में ही गांधी जी को छोड़ दिया। और गांधी जी ने अपना जिंदगी का पहला अधिवेशन की अध्यक्षता की बेलगांव 1924, और उस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि स्वराजिस्ट आर द ट्रू नेशनलिस्ट, स्वराजी सच्चे राष्ट्रवादी हैं। अंग्रेजी ने कहा कि ये क्या कह रहे हो तुम तो जेल में कुछ और कर रहे थे। बोले शाम को कहा होगा, सूरज अस्त बाबा मस्त। यह है महानता, यह है दूरदर्शिता। सेना में गोली सिपाही चलाते हैं, बलिदान देते हैं, मरते हैं,
लेकिन टुकड़ी का कमांडर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। कल मैंने आपसे कहा कि डायरेक्शन जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी के व्यक्ति के जीवन में डायरेक्शन। दिशा गलत, जिंदगी खत्म। और पूरी जिंदगी आदमी की बीत जाती है, उसको पता ही नहीं चल पाता कि उसकी दिशा गलत थी। उसकी वजह यह है कि मेजॉरिटी उसी दिशा में चल रहे होते हैं। सभी भाग्य को मानते हैं, 90% लोग भाग्य को मानते हैं। होता होगा, मैं नहीं कहता नहीं होगा, मैं उस मुद्दे पे बहस नहीं करूंगा। अब शाहरुख खान अगर भाग्य को माने तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मैं नहीं मान सकता। मैं मिडिल क्लास का लड़का हूं, मैं मिडिल क्लास से आता हूं। मैंने अगर भाग्य को मान लिया, मैं संघर्ष छोड़ दूंगा और संघर्ष करूंगा। कुछ नहीं भी मिलेगा, मजा तो आएगा। अकबर नहीं बन पाए तो क्या हुआ, राणा प्रताप तो बनेंगे। बाबर नहीं बन पाए तो क्या हुआ, इब्राहिम लोदी की तरह इतिहास में रहेंगे। तो ये फायदा है संघर्ष का कि तुम जिंदा रहते हो। पानीपत के पहले युद्ध के पहले किसी एस्ट्रोलॉजर ने बाबर से कहा कि सितारे तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम नहीं जीतोगे। उसने कहा तब तो मैं जरूर लड़ूंगा इस युद्ध को, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि अल्लाह बड़ा है या सितारे बड़े हैं। और अगर सितारे ही सब कुछ डिसाइड करते हैं तो अल्लाह को सजदा करने की जरूरत ही क्या है। और उस बंदे ने लड़ाई लड़ी और पानीपत का पहला युद्ध जीता। विषम परिस्थितियों के बावजूद हम भी जीतेंगे। ये जो कोरोना की जंग चल रही है, जो हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, ये नहीं जीतेंगे सर। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या, समझदार, हिम्मत वाले, बहादुर, लड़ाकू, उन्हें दिशा की जरूरत थी बस। हम हारेंगे, हिंदुस्तान हारेगा, सवाल ही नहीं उठता। और मैंने आपसे कहा किसी की समृद्धि, पैसा, ये सब विजय का कारण नहीं बनते। अगर पैसा ही ताकत होता तो मोदी जी प्रधानमंत्री कभी नहीं होते। मेरी उनसे वैचारिक मतभेद हो सकती है, लेकिन मैं उनकी उपलब्धि की बहुत प्रशंसा करता हूं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं प्रधानमंत्री के रूप में, क्योंकि जहां से वो आए हैं, जिस निचले स्तर से वो आए हैं, और वहां से आकर प्रधानमंत्री बनना देश का, वो भी भारत जैसे देश का, जहां तुम्हारे घर में ही तुम्हारी गर्दन काटने वाले लोग बैठे होते हैं, उपलब्धि है सर। और उस उपलब्धि को मैं प्रणाम करता हूं। वैचारिक मतभेद एक अलग विषय है। उतनी सोच रखना, उतना पेशेंस रखना, उतना धैर्य रखना। 40 साल की उम्र में उनके दोस्तों के बच्चे हो गए होंगे, बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। लोगों ने उनसे भी कहा होगा कि देखो तुम्हारे दोस्तों के बच्चे सब आईआईटी करने जा रहे हैं। धैर्य रहा होगा उस व्यक्ति में, अपने सपने को लेकर जुनून रहा होगा उस व्यक्ति में। और 10 साल वो प्रधानमंत्री के रूप में असफल हो सकते हैं, लेकिन एक इंसान के रूप में वो बहुत सफल आदमी है। मुझे नहीं पता इतिहास में उनके क्या स्थान होगा प्रधानमंत्री के रूप में, वो तो खैर अलग का विषय है, बहुत बाद का विषय है, बाद में इस पर चर्चा होगी। लेकिन आज वो एक व्यक्ति के रूप में सफल है। ना कोई बैकिंग, ना राजा का खानदान, ना घर में 1000 करोड़ रुपया, हिम्मत। हम उनसे ये सीख सकते हैं, हम हर आदमी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए एक जागता हुआ दिमाग चाहिए। पढ़ तो मुर्दे भी लेते हैं। मैं देखता हूं हिंदू लोगों को रामायण खोल के पढ़े जा रहे हैं, भनभन भनभन आवाज आ रही है। मुसलमानों को मैं देखता हूं, पढ़ाई तो मुर्दा दिमाग भी कर सकता है, लेकिन सीख सिर्फ जिंदा दिमाग सकता है। आपको डिसाइड करना है आपको पढ़ना है या सीखना है। और किताब से भी आप पढ़कर करते क्या है, सीखते हैं।
और मुर्दा दिमाग जब पढ़ेगा तो वो सीखेगा कहां से? इसलिए पढ़ने के लिए भी जिंदा दिमाग चाहिए और सीखने के लिए भी जिंदा दिमाग चाहिए। और फिर दोनों स्वराजिस्ट और गांधीवादियों ने दोनों एकजुट हुए, दोनों ने मिलकर काम किया और बड़ा जबरदस्त स्थान रहा दोनों का। एक विधायिका में पहुंचा और विधायिका लेजिस्लेचर में जाकर उसने सरकार की हर उस नीति का विरोध किया जो जनता के खिलाफ थी, जैसे पब्लिक सेफ्टी बिल। और स्वराजियों ने साबित कर दिया कि हम सरकार के अंगों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने उद्देश्य के लिए। हम विधायिका को भी युद्ध का मंच बना सकते हैं। गांधीवादी इससे बाद में बड़े प्रभावित हुए और गांधीवादियों ने मेयर का उसका नगर पालिका का इलेक्शन लड़ा। जेएल नेहरू मेयर बने लखनऊ इलाहाबाद से, राजेंद्र प्रसाद मेयर बने पटना से। तो एक ने जनता के बीच रचनात्मक कार्यक्रम किए और दूसरे ने विधायिका को अपना हथियार बनाया और दोनों ने बड़ा योगदान दिया। खैर 1922 में जहां ये सारी बातें चल रही थी, अब जनता तो दिग्भ्रमित हो गई कि सही कौन गलत कौन, राष्ट्रवादी स्वराजी सही कि गांधीवादी सही। दूसरी तरफ 1922 के बाद का जो भारत का समय है वो कम्युनलिज्म का गोल्डन युग है। कोरोना का वायरस भी कम्युनल हो गया। भैया मेरे सरकार आपसे कह रही है आप बाहर ना निकले। आप ये कह रहे हैं गुड्डुआ निकला है और गुड्डू अपने घर के बाहर खड़ा है, हम निकला। गुड्डू पिरा जाएंगे, चले जाएंगे अंदर। किसी के गलत को दिखाकर आपका गलत सही नहीं होता। 20,000 मजदूर इकट्ठा हुए, मैंने विरोध किया, मेरा उठाकर देखिए लेक्चर। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री योगी जी और अरविंद केजरीवाल इन सबको इसका जवाब देना पड़ेगा कि किसने किया अगर कुछ भी अनहोनी इस देश में होती है। स्वर्णिम युग, संप्रदायवाद का स्वर्णिम युग 1922 के बाद। और ये जो आज आप देख रहे हो ना हिंदू मुसलमान, ये फिर क्यों बढ़ रहा है? 2022 में फिर इलेक्शन है यूपी का। इलेक्शन इज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर कम्युनलिज्म एंड कास्टिसिज्म। जब जब इलेक्शन आएगा, अस्पताल में तो तुम आदमी का धर्म नहीं पूछते, अस्पताल में तो तुम आदमी की जाति नहीं पूछते। बहुत उम्मत वाले हो तो डॉक्टर से उसकी जात पूछकर तब इलाज कराया करो। हम उम्मती हैं तो उम्मती हो तो डॉक्टर का जात धर्म पूछकर तब इलाज कराया करो। इतना पानी अगर शरीर में है तो, वरना हिंदुस्तानी बनो, इंडियन बनो, मानव बनो। धर्म व्यक्तिगत विषय है। हम हिंदूवादी हैं, हाँ तो मुसलमान डॉक्टर से इलाज मत कराओ। तब तो बेस्ट डॉक्टर ढूंढते हो कि यार कोई बेस्ट डॉक्टर मिल जाए। मतलब खान साहब बेस्ट डॉक्टर हैं, आप पहुंच गए खान साहब के पास, कह रहे हम तो भाई साहब हिंदू मुसलमान मानते नहीं, हम तो ईद में हमारे मुसलमान दोस्त उनके यहाँ सेवई खाते हैं। इस देश का 95% आदमी ढोंगी है, अवसरवादी है। मैं तो बेईमान हूं, मैं ढोंगी नहीं हूं, मैं बेईमान हूं। मैं खुलकर बेईमानी करने वाला आदमी, मैं बता दूंगा भैया मुझे बेईमानी करनी तो करनी है। मुझे बहुत दुख होता है पढ़े लिखे लोगों को मैं खत्म करते हुए देखते हुए, ढोंग करते हुए देखते हुए। और ऐसा क्यों हुआ? आखिर ये 1922 के बाद का समय संप्रदायवाद का गोल्डन पीरियड क्यों रहा? इलेक्शन 1919 के अधिनियम के बाद का इलेक्शन। राहु और केतु जिंदा हो उठे। राहु कौन? मुस्लिम लीग 1906 में पैदा हुई। केतु कौन? हिंदू महासभा 1915 में पैदा हुई। ये दोनों मरे पड़े हुए थे। 1916 लखनऊ समझौते के बाद ये दोनों राहु और केतु मरे पड़े हुए थे। लेकिन जैसे इलेक्शन का समय आया, ये राहु और केतु जिंदा हुए। इनको तो भोजन मिलने लगा, ऑक्सीजन मिलने लगा।
आर्य समाजियों ने शुद्धि आंदोलन शुरू कर दिया कि जो शुद्ध हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं, वापस आ जाएं, हम उनको फिर अपवित्र करेंगे। धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। कोई इस्लाम पद्धति फॉलो करना चाहता है, एकदम फॉलो करे, पद्धति अलग अलग है, गोल एक है, सबको उस परम सत्ता को पाना है। धर्म का काम है व्यक्ति को इंद्रियों से चेतना तक पहुंचाना, इसके सिवा धर्म का कोई काम नहीं। वही फॉर्मूला मिराज का कुरान में है, वही फॉर्मूला द्विज का हिंदुओं में है, वही फॉर्मूला आदि ग्रंथ में है, वही फॉर्मूला बाइबल में है। ये गीता धर्म युद्ध कहती है। कौन सा युद्ध? इंद्रियों और चेतना के बीच का युद्ध। यही इंद्रियों और चेतना के बीच का जो युद्ध है, जो हर व्यक्ति जिससे गुजरता है, इसी को ईसाइयत होली वॉर कहती है, इसी को इस्लाम जिहाद कहता है। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं सबको नहीं समझा सकता, और मैं चाहता भी नहीं। ये जब मालिक ये काम नहीं करता तो मैं क्यों करूं? जब मुझे पता है कि ईश्वर हर व्यक्ति को नहीं समझा सकता, उसने मेरे सर पर हाथ रखा, मैं उसके ब्लेसिंग से, वो तो सिर्फ लोगों के सर पे हाथ रखता है, किसी में कोई कुछ करता थोड़ी इस दुनिया में है। स्टीव वॉक की अंतिम इच्छा पता है क्या थी? उसने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो जो लोग मेरी फ्यूनरल सेरेमनी में आए उनको एक किताब दी जाए, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। तो एक तो चुनाव, और ये दोनों हिंदू मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जिंदा हो गए। दूसरी तरफ 1924 में जिन्ना साहब मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट हो गए। उसमें बहुत बड़ी गलती गांधी की। जिन्ना एक राष्ट्रवादी आदमी था, टैलेंटेड आदमी था, योग्य आदमी था। उसने गांधी जी से मना किया 1920 में कि खिलाफत के मुद्दे को हमारे मुद्दों से ना जोड़ा जाए। सही कहा उसने गांधी जी से, पर गांधी जी नहीं माने। अब लड़की किसने देखी? जिन्ना ने। शादी की तैयारी किसने की? जिन्ना ने। बारात के कार्ड किसने बांटे? जिन्ना ने। दूल्हा कौन बन गया? गांधी। 1916 को जो लखनऊ समझौता है, उसमें सबसे सक्रिय व्यक्ति कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। और 1920 में इस देश में सुपरस्टार बनकर उभर कौन रहा? गांधी। तो दुख तो होना ही था साहब। और फिर गांधी के मानने वालों ने नागपुर में उस आदमी पर हूटिंग कर ली। और टैलेंटेड आदमी, टैलेंटेड व्यक्ति किसी की चाटुकारिता नहीं करता। जिसको भी अपनी योग्यता पर विश्वास है, वो किसी की चाटुकारिता कभी नहीं करेगा। चाटुकारिता मतलब फ्लैटरी। जो भी फ्लैटरी कर रहा है वो टैलेंटेड नहीं है। मुस्लिम लीग मरे हुई ऑर्गेनाइजेशन थी, वो आदमी उसका प्रेसिडेंट हो गया। उसने कहा सेपरेट इलेक्टोरेट तो चाहिए ही चाहिए, मुस्लिम बाहुल्य जो स्टेट है वहां ऑटोनॉमी चाहिए। और जब उसने मुस्लिम आइडेंटिटी की बात की तो 1925 में आप देखेंगे आरएसएस पैदा हो गया। आरएसएस पे मैं चर्चा करूंगा, बड़ा इल्जाम लगता है आरएसएस के ऊपर। आरएसएस के भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद उस संगठन की आइडियोलॉजी को नहीं समझते। उसका दुश्मन मुसलमान बिल्कुल नहीं। पहले मुस्लिम आइडेंटिटी की बात कौन कर रहा है? इस देश में संप्रदायवाद की शुरुआत किसने की? मुस्लिम नेताओं ने। तो जब एक तुम शुरुआत करोगे तो दूसरा तबका जवाब देगा। तो जब तुमने कहा मुस्लिम आइडेंटिटी, उन्होंने कहा हिंदू आइडेंटिटी, हिंदू राष्ट्र। मैं बाद में चर्चा करूंगा, मैं 1942 में चर्चा करूंगा आरएसएस की। तो एक तरफ तो राष्ट्रवादी आंदोलन दिग्भ्रमित का शिकार हुआ, बट गया, जनता संशय में आ गई। दूसरी तरफ संप्रदायवाद, तीसरी तरफ सरकार एकदम दबाव बनाने के मूड में, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल।
और इस बैकग्राउंड में मैंने आपसे फॉर्मूला बताया कि जब जब मास मूवमेंट का सप्रेशन होगा, टेररिज्म ऊपर आ जाएगा। तो यहां पे आप देखोगे सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म 1924 टू 1930। सुपरस्टार भगत सिंह। मैंने क्रांति का नाम रखा नौजवान क्रांति, और मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाई भगत सिंह की, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व तो इतनी समझदार, इतनी कम उम्र में, 24 साल की उम्र में इतना समझदार व्यक्तित्व। उस आदमी ने अपनी दाढ़ी काट लिया, अपना बाल काट लिया, सिख कम्युनिटी में पैदा हुआ व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि मेरी मातृभूमि से बड़ा मेरा धर्म नहीं है, मुझे पहले वतन परस्ती करनी, फिर मजहब परस्ती करनी। पहले जिस मिट्टी का मैं खाया हूं, पहले उसका कर्जा अदा करूंगा। इतनी कम उम्र में जिस आदमी को यह बात समझ में आए, गांधी जी को आई 45 साल की उम्र में आई। उस आदमी को इतनी कम उम्र में समझ में आता है साम्यवाद, समाजवाद, माजनी। उनकी माताजी ने कहा कि बेटा विवाह कर लो। यहां बहुत सारे लोग आईएएस की तैयारी सिर्फ इसलिए करते हैं कि अच्छा विवाह हो जाए। हिंदुस्तान में विवाह ने बड़ी तबाही मचा रखी। यहां दूल्हों के रेट है तो सरकारी चपरासी को मारुति डिजायर मिलेगी, बस वो सरकारी चपरासी होना चाहिए। इंजीनियर को साइकिल, घड़ी, रेडियो। एमबीए को बजाज पल्सर। अब इस देश की सामाजिक समस्या यह है कि जिस लड़के के फादर आईएएस है, मदर आईएएस है, और लड़का एमबीए है, तो वो चाहेगा भाई मदर आईएएस, फादर आईएएस, तो वो चाहेंगे कि मेरे घर में मेरे ही स्टेटस से कोई आदमी रिश्ता लेकर आए। लेकिन जो आदमी अपनी बेटी की शादी में 10 करोड़ रुपए खर्चा कर सकता है, वो किसी एमबीए से शादी क्यों करेगा? तो माँ बाप कहते हैं कि देखो ऐसा है कि आईएएस बनना जरूरी है। वर्मा जी का लड़का देख रहा, चंगेज खान है, वो नाम रोशन कर दिया, भगवान ऐसा लड़का सबको दे। और फिर लड़का डोरा डंडा उठाया, माँ बाप का पैर छुआ कि बाबूजी दिल्ली जा रहे हैं, अब कलेक्टर बन के लौटेंगे। और दिल्ली तो वन वे ट्रैफिक है, एक बार तुम अंदर चले गए हैं फिर तुम वापस नहीं जा सकते। वो वन वे ट्रैफिक है, क्योंकि तुम गांव में सबको बता के आते हो, मोहल्ले में सबको बताते आते हो आईएएस बनने जा रहे हो, और 2 महीने बाद अगर लौटो पूरा मोहल्ला तुम्हें जीने ना दे कि ये कमिश्नर साहब आ गए, कलेक्टर साहब आ गए। सामने ने कहा कि मैंने मृत्यु से विवाह कर लिया है। लाला लाजपत राय का उस आदमी ने विरोध किया, उसके गुरु थे, द फॉरगॉटन लीडर कहा उनको, क्योंकि लाजपत राय थोड़ा सा हिंदूवादी तिंज लिए हुए थे, आर्य समाजी थे। जिस आदमी में इतनी हिम्मत है कि अपने गुरु का गलत होने पर विरोध कर दे। बाद में लाला लाजपत राय की मौत का बदला भी इन लोगों ने लिया, लेकिन यही होता है कि जो गलत है वो गलत है। अगर 10,000 लोग आनंद विहार पे बस अड्डे पे इकट्ठा हुए, वो गलत है, उसका विरोध किया जाए। लेकिन फिर निजामुद्दीन औलिया का भी विरोध किया जाए। फिर सरकार के कहने के बावजूद अगर 20 लोग मस्जिद में इकट्ठा होंगे तो उसका भी विरोध किया जाएगा। हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत बड़े मुसलमान हैं, मक्का मदीना बंद हो गया, आप इतने बड़े मुसलमान हैं, आप घर में ही बात करिए, वो मूवी देखिए माय नेम इज खान, शाहरुख खान साहब ने बताया इबादत क्या कैसे करनी, क्या करना है। कई सारे मैंने मौलानाओं के स्टेटमेंट सुने। मेरे आईबी का एक ऑफिसर है, उस आदमी ने मुझे बताया कि हम गए उनको समझाने, उन्होंने हमें ही धमकी दे दी कि हम सिविल वॉर करा देंगे। सिविल वॉर करा दोगे? देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, तुम सिविल वॉर कराओगे? इसीलिए मैं कहता हूं हमारी देश की जनसंख्या, जनता जो है वो इनोसेंट है। मैं इमाम नाजिश के बारे में पढ़ रहा था, अमरोहा के थे,
बहुत बड़े पाकिस्तान के समर्थक थे, भीख मांगते रहे पाकिस्तान में, पढ़िएगा उनके बारे में। 25 साल पाकिस्तान में मुहाजिर बनकर रहे, फिर भागकर आए अमरोहा, यही मरे अमरोहा में। और मरते वक्त उन्होंने कहा कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी पाकिस्तान का समर्थन करना। धर्म के आधार पर राष्ट्र नहीं बनते, राष्ट्र बनते हैं व्यक्ति के हितों के आधार पर। या तो उस गलत को गलत कहो, मतलब सामने वाला गलत तो गलत, मैं गलत तो मैं गलत हो ही नहीं सकता। जो गलत है वो गलत है। भगत सिंह, मैं सिर्फ उस आदमी की समझ, इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा समझदारी। कम्युनिज्म और सोशलिज्म आज लोग नहीं समझते। मार्क्स का सिद्धांत पढ़ाने के लिए कह दिया जाए, आज अच्छे अच्छे लोग नहीं समझा पाएंगे। लेनिन और मार्क्स के बीच का संबंध क्या है, आज लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं उस आदमी की समझदारी, धर्म छोड़ देना, धर्म इसलिए छोड़ देना कि हमारे कॉमरेडों के बीच झगड़ा ना हो, धर्म हमारे बीच डिवीजन का कारक ना बने कि मैं हिंदू तू मुसलमान। नहीं, हम भारतीय। एचआरए बनी, एचआरए के नोबल गोल थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। प्रमोशन टू पब्लिक सेक्टर, पैसा था नहीं लोगों के पास, आइडियोलॉजी को इनको अपने बढ़ावा देना था। बिना पैसे को कोई मूवमेंट नहीं हो सकता, ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती, प्रोपोगेंडा नहीं हो सकता। तो 1925 में काकोरी रॉबरी, 10 डाउन, बरेली से लखनऊ जा रही थी, लूट लिया इन लोगों ने। भाई भगत सिंह ने कहा कि कैपिटलिज्म एंड इंपीरियलिज्म बोथ आर माय एनिमीज। तो इफ कैपिटलिज्म इज योर एनिमी, तो जनरल लाल बजाज और अंबालाल सारा भाई तुमको पैसा नहीं देंगे। इफ इंपीरियलिज्म इज योर एनिमी, सरकार तुम्हारी मदद नहीं करेगी। बचा कौन? मजदूर, उनके पास पैसा है नहीं तुम्हें देने के लिए। तो काकोरी रॉबरी, और जैसे ही काकोरी रॉबरी हुई, सरकार एकदम सख्ते में आ गई। उसने तो युवाओं को पकड़ पकड़ कर मारना शुरू किया। और युवा कौन है? मॉडर्न राजनीति की स्पाइन है। तो फिर एल्डर नेताओं को बड़ा दुख हुआ, लाला लाजपत जैसे नेताओं को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं यार, समझौता कराओ। फिर उन्होंने युवाओं से कहा कि बेटा हथियार नहीं है, लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती, राजनीति की मुख्य धारा में आओ। तो इन लोगों ने वादा किया कि ठीक है, हम हिंसा का त्याग कर देंगे। तो अब वादा किया तो एविडेंस भी देना है। तो एचआरए बनी एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। मुंबई अटैक हुआ, और मुंबई अटैक के बाद लश्कर तोयबा, लश्कर मतलब आर्मी, लश्कर तोयबा ने अपना नाम रखा जमातुद दावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया लश्कर के ऊपर। और धीरे धीरे ये विंग, युवा विंग, बड़ा नाम पाती चली गई, सामाजिक एक्सेप्टेंस पाती चली गई। और इससे दो लोग बड़े घबराए हिंदुस्तान। एक तो इस देश के पूंजीपति बहुत घबराए, क्योंकि इन सब ने रूस की क्रांति को देखा था 1917। इन्हें लग रहा था कि अगर वो क्रांति दोहरा दी गई तो हम भी जाएंगे। और सरकार बड़ी दुखी हुई, क्योंकि भगत सिंह लेनिन बनकर उभर रहे थे। तो 1927 में आप दो घटनाएं देखोगे बड़ी जबरदस्त। पहली घटना, फिक्की का जन्म, यूनिटी ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, 1927। और 1927 में आप एक घटना देखोगे, साइमन कमीशन। 1919 का जो अधिनियम था उसमें एक प्रावधान था कि 10 साल बाद हम इस एक्ट का रिव्यू करेंगे और नए पॉलिटिकल रिफॉर्म्स देंगे इंडियंस को। तो इस कमीशन को कब आना था? 1929 में। ये 2 साल पहले ही आ गया। आप दोनों घटनाओं को जोड़ो, 1927 फिक्की, 1927 साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन के सारे मेंबर अंग्रेज। अब कश्मीर की परिस्थिति को हमें रिव्यू करना है, हमने एक कमीशन बनाया और उस कमीशन में सारे मेंबर तमिलनाडु के। तो कश्मीरी गुस्सा करेगा कि भैया हमारा भी एक मेंबर ले लो यार, जो आपको ग्राउंड की स्थिति बता सके।
और इसी बात पे शुरू हो गया एंटी साइमन मूवमेंट। मैंने कहा टेररिज्म को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा रास्ता है मास मूवमेंट को उठा दो। तो साइमन ने अपने गोल को पूरा किया, रिवाइवल ऑफ मास मूवमेंट इन इंडिया। और इसी एंटी साइमन मूवमेंट में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। तब इन युवाओं ने कहा कि नहीं, शपथ लिया है कि हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन बेइज्जती। और फिर सेंटोस की हत्या हुई। मारने गए थे स्कॉट को, एसपी लाहौर को, ये तो फर्जी मारा गया बेचारा। सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी से कोई समझौता नहीं। अब साइमन आया पॉलिटिकल स्थिति को रिव्यू करने, और यहां हो गया हंगामा। तो भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बर्कनहेड था, उसने कहा यार तुम लोग क्या ड्रामा कर रहे हो, तुम हिंदुस्तानियों को क्या चाहिए यार? बोले यार हमको ये नहीं पता क्या चाहिए, हम लोग 5000 साल से पता कर रहे हैं हमको क्या चाहिए। तो बर्कनहेड ने चुनौती दी कि अगर तुम लोग अपने आप को योग्य समझते हो तो अपने संविधान खुद बना के दिखाओ। और तब तुम देखोगे 1928 में नेहरू रिपोर्ट, जिसको ड्राफ्ट किया किसने? मोतीलाल नेहरू ने। लेकिन बर्कनहेड ने यह कहा कि संविधान बना के दिखाओ, और दूसरा चैलेंज यह था कि उस संविधान पर सभी लोग सहमत हो। अब मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान बन तो गया, लेकिन सब सहमत नहीं हो पाए। मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध कर दिया। कहा हमें तो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए ही चाहिए, ऑटोनॉमी तो चाहिए ही चाहिए। और नेहरू ने विरोध, जेल नेहरू ने, उनके बेटे ने विरोध कर दिया डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे पर। बोले पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो नेहरू रिपोर्ट दोनों दूसरी चुनौती को नहीं पूरा कर पाई, तो नेहरू रिपोर्ट तो बेकार चली गई। और दूसरी तरफ इंग्लैंड में चुनाव पूरे हो गए, लेबर पार्टी पावर में आ गई, रैमसे मैकडॉनल्ड प्रधानमंत्री बन गया, और फिर महानायक एक बार फिर पर्दे पे आता है, मोहनदास करमचंद। और उसने सब लोगों से कहा कि खेल लिए तुम लोग, किसी को और को खेलना है? नहीं खेलना है, अब हम खेलेंगे। और तब गांधी जी ने सरकार से कहा कि डोमिनियन स्टेटस चाहिए, नहीं तो सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे। इरविन ने कहा कि गांधी जी साइमन को काम पूरा कर लेने दीजिए, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे लंदन में, बियर पिलाएंगे आपको, वहां बिठाकर डांस दिखाएंगे, और फिर वहीं डिसाइड करेंगे क्या करना है। अरे गांधी जी ने कहा नहीं, तुम वादा करो मुझसे, ये प्रॉमिस करो मुझे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा होगा वो डोमिनियन स्टेटस होगा। इरविन ने कहा हम ये नहीं कर सकते, ये मेरे पावर में नहीं। तो एक तरफ तो इरविन ने डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे पर प्रॉमिस करने से मना कर दिया, और दूसरी तरफ साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की, व्हाइट पेपर जो पेश किया, उसमें डोमिनियन स्टेटस का मुद्दा था ही नहीं। यानी राउंड टेबल में डोमिनियन स्टेटस पर डिस्कशन नहीं होगा। तो जब हमारे मुद्दे पर डिस्कशन होगा ही नहीं तो मैं क्यों आऊं? और कांग्रेस ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया, बॉयकॉट। और यहीं शुरू हुई सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 1930। सर लड़ाइयां जो है ना, लड़ाइयां, युद्ध, जीवन का नाम ही संघर्ष है। जीवन के दो एंड हैं, एक बर्थ और एक डेथ, और ये यात्रा चलती है बर्थ और डेथ से। सर जर्नी, और ऐसे चलती है, ऐसे कहीं उठा देगी आपको, पीक पे पहुंचा देगी, फिर गिरा देगी, फिर उठा देगी, फिर गिरा देगी। और इन दोनों परिस्थितियों में जो आनंदित है वो महान है। जीतने का सबसे बड़ा सिद्धांत है आनंद। तुम मूवी खुशी होकर देखते हो, कभी दुखी होकर देखो कि हम नहीं देखना चाहते भैया मूवी, हमको मूवी में ना बैठा, तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा मूवी में। तुम खुशी नाचते हुए मूवी देखने जाते हो, जैसे तुम दुखी होकर किताब उठाते हो कि पढ़ना है यार, उसी भाव में अगर तुम मूवी देखने चले आओ, तुमको मूवी में भी कुछ ना समझ में आए। तुमको मूवी समझ में आती सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम आनंदित हो।
और अगर तुम्हारा पार्टनर साथ में है तब तो तुम और आनंदित हो। तुमको क्या लगता है कि मूवियां आसान होती हैं? नहीं, आसान नहीं होती सर। बहुत लोगों को मूवी देखने के बाद ही पता नहीं होता क्या देख कर आए। सफलता का पहला सिद्धांत मैंने आपसे कहा, एक्स्ट्रा चीजें पैदा कर लो। एक्स्ट्रा सभी ध्यान नहीं करते, तुम करो। ध्यान का उद्देश्य क्या है? इस बेकाबू मन को जीतना। ये तुम्हें गुलाम ना बनाए, ये तुम्हारा गुलाम रहे। ये बड़े अच्छे परिणाम देता है अगर तुम्हारे हुक्म मानना शुरू कर दे तो। तुम अपने व्यक्तित्व में कुछ चीजें एक्स्ट्रा करना शुरू कर दो। एक्स्ट्रा ध्यान करना शुरू कर दो, अपने आप को पनिश करना शुरू कर दो। बस गांधी जी जैसे रिजल्ट आने लगेंगे। गांधी जी ने क्या किया? एक्स्ट्रा ऐड करना शुरू कर दिया, कपड़े छोड़ दिए कि हमारे देश की जनता गरीब है। आप उतार के देखो, कपड़ा बहुत मारे लोग आपको। एक होता है बहरूपिया, बहुत लोग गांधी जैसा वेश बना के चलते हैं, पर उनको उतनी सम्मान थोड़ी। आंतरिक परिवर्तन है जिससे वेट पैदा हो रहा है। और आप वो परिवर्तन करना नहीं चाहते, आप वो साधना करना नहीं चाहते। किसी भी राजा का इतिहास उठाकर देखो, संघर्ष। जिस राजा ने अय्याशी करने की कोशिश की, खत्म। मुबारक खलजी को देखो, खत्म। लेटर मुगल्स को देखो, खत्म। हमारे बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं कि राजा बनेंगे, बड़ा मजा आएगा। में चाहता है। राजा महान वही जो सभी चुनौतियों को बराबर से सामना करे, घबराए नहीं, भागे नहीं। सुसाइड करते हैं लोग। सीसीडी कैफे का मालिक, इतना पैसा वाला आदमी, सुसाइड कर लिया उस व्यक्ति ने। विजय माल्या, भाग्य। चुनौतियां आती रहेंगी, जिंदगी मतलब चैलेंजेस। और जब तुम उन चुनौतियों में मजा लेने लगोगे, बस तुम महान बन गए। वो कभी खत्म नहीं होगी। पूछो इन राजनेताओं से, इन ब्यूरोक्रेटों से। इनकी चुनौतियां पूछो, इनको नींद नहीं है साहब रात रात भर। राजशाही का मतलब ही, जीवन का मतलब ही संघर्ष, लेकिन आनंद 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 बरकरार रहना चाहिए। व्यक्तित्व में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीपन होना ही चाहिए। ये जो आज हम संघर्ष देख रहे हैं, चुनौती देख रहे हैं, अभी तक हमारे सामने क्या चुनौती थी कि यार इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, यार जीडीपी कम हो गई, यार नौकरियां घट रही हैं। फिर चुनौती आ गई, और बड़ी चुनौती कोरोना आ गई। मैंने कहा ना, कोरोना खतरा अंतिम फेज में है। और बड़े सारे डॉक्टरों ने, बड़े सारे लोगों ने उसका ट्रायल बताया भी है कि आप 1 मिनट 3 बार दिन में कम से कम सांस रोक कर देखें। बाबा रामदेव तो 2.5 मिनट तक रोकते हैं, वो योगी हैं। आप 1 मिनट 30 सेकंड अगर आप रोक लेते हैं तो आपका मतलब लंग्स अभी सही है। ये 3 बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पैनिक मत होइए। फ्लू होने से बचिए। जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तुरंत फ्लू, कच्ची हल्दी, अदरक, काली मिर्च, तुलसी, काढ़ा बनाइए। अगर ये 2 दिन से परसिस्ट कर जाता है, तुरंत दूसरा दिन, 1 दिन में कंट्रोल हो गया, ठीक है, वो सांस कंट्रोल करके देखते रहिए। अगर दूसरे दिन आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करिए। पैनिक मत होइए। कोरोना का खतरा यह है कि ये फैलता बहुत तेज है, और अगर एक बार 1 करोड़ लोगों को हो गया तो हम नहीं बचा पाएंगे। हमारे पास संसाधन नहीं। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं,
मेरी मुसलमानों से कोई दुश्मनी नहीं, बचपन से उनके साथ रहा हूं, पूना में अहबाब भाई के साथ ही रहता हूं, कहीं वो दूसरी जगह रहने ही नहीं देते हो, वहीं खाना खाना, रहना, उनके साथ घूमना। मुझे दुख है इस बात का कि आप गलत को भी चाहते हैं कि मैं कहूं कि सही है, वो नहीं हो पाएगा सर। मैं आशा करता हूं आप सभी विद्वान भाइयों से कि आप बढ़ चढ़कर इस युद्ध में इस देश की मदद करेंगे। ये राजनीति करने का समय नहीं है, बाद में कर लेंगे, बहुत समय है कि जब 5 करोड़ लोग मर जाएंगे तब आप जागेंगे। कि नहीं गलती हो गई हो, पहले ही समझ जाते। और इस युद्ध में अगर तुम देश के साथ नहीं हो, तुम युवा नहीं हो। इट्स अ पर्सनल अपील टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड माई फ्रेंड्स that you should participate in this war. At least you should cover 5,000 people. Make the video of 2 to 3, 4 minutes. What is corona? What is its challenge? Its challenge is its spread. And if it crosses 15 lakh, 20 lakh people, then the country will be in trouble. Because we don't have a strong health machinery. ये चीज, ये 4-5 पॉइंट आपको लिख के कागज पे लोगों तक पहुंचाना है। जीसस, मोहम्मद साहब, गुरु नानक को नदी में एनलाइटनमेंट हुए, 3 दिन नदी में विलीन रहे। वो कौन से मंदिर और मस्जिद में गए थे जहां उन्हें भगवान मिले? किसी भी एनलाइटेंड व्यक्ति को किसी धार्मिक स्थल पर भगवान कभी नहीं मिला। बुद्ध को कहां मिला? बोध वृक्ष के नीचे। वो तो मंदिर मस्जिद इसलिए बनाए गए, गुरुद्वारा इसलिए बनाया गया कि जब आप किसी विशेष स्थल पर जाते हैं तो वहां की भावना से इंप्रेस्ड रहते हैं। सिर्फ बियर बार में जाकर आप पूजा नहीं कर सकते, ऐसे मंदिर में जाके आप बियर नहीं पी सकते। तो आप मंदिर में जब गए, मस्जिद में गए, तो एक बात, एक उद्देश्य क्लियर हो गया कि अब यहां साधना करनी है, इसलिए बनाए गए थे मंदिर मस्जिद। मैं तो आशा करता हूं कि मंदिरों को क्वारंटाइन के लिए खोल दिया जाए, मस्जिदों को क्वारंटाइन के लिए खोल दिया जाए, मौलानाओं को, पंडितों को, पुरोहितों को, सबको सामने आना चाहिए कि सरकार के साथ हैं हम। तो कांग्रेस और गांधी जी ने पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया, बॉयकॉट, और कल से यहीं से कहानी शुरू। लेकिन नौजवान क्रांति जारी है। फीस आपको देनी है। जितने भी लोग आप मुझे मैसेज कर रहे हो कि सर आई एम एंजॉयिंग इट, थैंक यू सर, ये सब मुझे नहीं चाहिए थैंक यू। 2 फीस चाहिए। एक तो वीडियो बनाओ और अपने लोगों तक फैलाओ और लंबा एरिया कवर करो। ये व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनाया था, सिर्फ वीडियो देखने के लिए कि स्पेन में लड़कियां घूमती कैसे हैं, इसका यूज करो। अब यही हथियार है तुम्हारा, ये तुम्हारा व्हाट्सएप तुम्हारा हथियार है, ये तुम्हारा फेसबुक, ये तुम्हारा ट्विटर, ये तुम्हारे वेपन्स हैं। फिर बाद में ये मत कहना कि हमें तो लड़ने का मौका ही नहीं मिला। लड़ाई चल रही है, लड़ो, समझदार बनो। और दूसरी फीस ये है कि जहां भी सहूलियत है, जहां भी तुम किसी की मदद कर सकते हो, उसकी कर दो। 100 रुपए देके कर सकते हो, 50 रुपए देके कर सकते हो, खाना खिला के कर सकते हो, बिस्किट देकर कर सकते हो, उसकी कर दो। बाकी कहानी कल से शुरू होगी। जय हिंद। तुम्हें बोलना है? अब आपने बंद करो यार।